हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे अगेन। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ, द हिंदू के हाइड एंड सीक इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है इस नए फैसले पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कि अभी पोल बूथ्स की फुटेज को पब्लिक में शेयर नहीं किया जाएगा। पहले अगर आपको किसी इलेक्शन पे कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई दिमाग में वहम हो, तो आप उसकी फुटेज को सरकार से ले सकते थे आरटीआई एक्ट में, लेकिन अब सरकार ये फुटेज आपको नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, पढ़ने में बहुत आसान, एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। क्लास का ऑब्जेक्टिव होता है हर एस्पेक्ट को आपके शार्प करना, ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को, और क्लास के लास्ट में इस क्विज पे आपको अटेम्प्ट देना है। 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस भी आपको लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। राइट, कह रहा है हाइड एंड सीक। देखिए, हाइड का मतलब है छुपना और सीक का मतलब होता है किसी को ढूंढना। आपने लुका छिपी या छुपन छुपाई खेली होगी, उसी को बोलते हैं हाइड एंड सीक। कह रहा है जी ऐसी छुपन छुपाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खेल रहा है। अब कैसे खेल रहा है, चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। ट्रांसपेरेंसी इज की इन मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर जो पारदर्शिता है, वो की है या वो कुंजी है। की का मतलब समझते हो, चाबी को की बोलते हैं, लेकिन किसी चीज़ की कुंजी मिले, किसी चीज़ का जरिया मिले, उसको भी की बोलते हैं। चाबी भी तो एक जरिया है ना डोर्स को खोलने का। तो वैसे ही ट्रांसपेरेंसी भी एक जरिया है मेंटेन करने के लिए क्रेडिबिलिटी को या भरोसेमंदी को इलेक्शन प्रोसेस की। अगर इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी ना हो तो कितना भी अच्छे से इलेक्शन करवा लिया जाए, आपके दिमाग में हमेशा वहम रहेगा कि किसने जीता, क्यों जीता, किसने वोट डाला और कैसे डाला। चलिए, ट्रांसपेरेंसी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। क्रेडिबिलिटी नाम के वर्ड को देखते हैं। बड़ा देखो, ये एक वर्ड है और एक मतलब एक रूट है, उससे 4-5 वर्ड्स बनते हैं। रूट का नाम है क्रेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रेड। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रस्ट। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ड्स बनते हैं क्रेड से। मैं पांचों वर्ड्स आपके सामने लिख देता हूँ। एक बार कोशिश करो ट्रस्ट से यानी भरोसे से आप इनको जोड़ के कुछ समझ पा रहे हो क्या। पहला वर्ड है क्रेडुलस, दूसरा वर्ड है क्रेडिबल, फिर इन दोनों के एंटोनिम्स हैं इनक्रेडुलस और इनक्रेडिबल, और लास्ट में बनेगा क्रीडेंशियल। ठीक है, मेरे को पता है बहुत भारी भरकम वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत आसान है। रूट वर्ड को पकड़ लिया तो ये वर्ड्स तो आपको आप यूज़ भी कर पाओगे इनको अपनी लैंग्वेज में, है ना, अपनी स्पीकिंग में। देखिए, क्रेडुलस वो आदमी है जो इजीली किसी पे भरोसा कर ले। समवन इंक्लाइंड टू ट्रस्ट इजीली। इसको आप जो बोल दोगे ना वो मान लेगा, सवाल भी नहीं करेगा। बड़ा भोला वाला आदमी, इनोसेंट सा, है ना, बेब इन द वुड्स बोलते हैं। तो ये होता है क्रेडुलस। अब ये क्रेडिबल कौन है। क्रेडिबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको भरोसा आए, जो आपको लगे यार हो सकती है, ईजी है ना, आसान है, पॉसिबल है। तो समथिंग दैट लुक्स क्वाइट पॉसिबल इज क्रेडिबल। ठीक है, और तीसरा क्या है जी, क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को देख करके आप पे लोगों को भरोसा आएगा। जैसे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, आपकी मार्कशीट्स हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है ना डॉक्यूमेंट्स ही हो, एक्सपीरियंस भी तो आपका क्रेडेंशियल ही है। किसी फील्ड में आपने बहुत अच्छे से काम किया है, आप उसके बारे में बोल सकते हो, लोगों को ट्रेन कर सकते हो। दोज आर योर क्रेडेंशियल्स। जनरली ये प्लूरल होता है, आपकी मार्कशीट्स के साथ जब भी लगे तो क्रेडेंशियल्स आर द डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस, द डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस दैट मेक्स यू ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी फॉर समथिंग, है ना, किसी फील्ड में आप लॉ करना चाहते हैं, एज अ लॉयर आप क्रेडेंशियल चाहेंगे, अपने डॉक्टर बनने के लिए क्रेडेंशियल चाहिए होंगे। अब इनका अगर उल्टा कर देंगे तो इनक्रेडुलस एक ऐसा आदमी जो किसी की बात का भरोसा करता ही ना हो। इनक्रेडिबल एक ऐसी चीज़ जिसमें भरोसा बिल्कुल भी आए ही ना। क्रेडिबल से ही वर्ड बना है क्रेडिबिलिटी, आपकी भरोसेमंदी, जो आपने यहाँ देखा। 2 मिनट लगा करके इसको रिवाइज कर लेना। 5 वर्ड्स एक साथ 1 मिनट में दिमाग में बैठ जाएंगे। बढ़े आगे, आज के क्विज में मैंने ये वर्ड्स आपसे पूछे हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। भारी भरकम वर्ड्स एक साथ देख लो मोटे मोटे, ताकि आप क्लास को ले सको बिना डिस्टर्बेंस के। जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इस क्लास को इसी जोश और क्वालिटी के साथ में हर रोज़ लाया जा सके। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वाईटी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @your English Tutor।
जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही YT ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, SSC, बैंकिंग, UPSC के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो YT ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा UPSC का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, UPSC के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फायदा आप ले सकते हैं। SSC और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें SSC बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। चलिए, पहला वर्ड क्रेडिबिलिटी। अभी इसको तोड़ के, मरोड़ के, फोड़ के आपको अच्छे से बता दिया। क्रेड से बना हुआ है, भरोसेमंदी को बोलते हैं। थोड़ा जूम इन कर दूँ इसको, ठीक है। तो ये आपने देख ही लिया, फिर से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। द PM's क्रेडिबिलिटी हैज़ सफर्ड। हमारे PM की क्रेडिबिलिटी सफ़र की है या उसकी भरोसेमंदी कम हुई है इन हैंडलिंग द क्राइसिस, इस क्राइसिस को, इस तूफान को, विपत्ति को हैंडल करने के वक्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, क्या है जी? एलिविएट। देखिए, ये 7-8 वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग एक ही होता है, किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को, इम्पैक्ट को कम करना। जैसे चोट लगी है तो आप पेन किलर लेंगे, कहीं पे दर्द हो रहा है तो आप वहाँ पे सेक करेंगे, है ना। या फिर किसी टेंशन में है तो आपको कोई आदमी हिम्मत देगा। ये सब काम होते हैं किसी चीज़ पे मरहम लगाने के या उसकी इंटेंसिटी को, इफेक्ट को कम करने के। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? टू पेसिफाई और ब्रिंग स्मॉल रिलीफ इज टू एलिविएट। एलिविएट वर्ड के ये सारे सिनोनिम्स हैं, मोलिफाई, सेल, बाम, एमिल्यूरेट, अले, मिटिगेट, एस्यूएज। बाम तो आप घर पे भी लगाते हो, है ना। जब सर वर दर्द हो रहा था तो बाम्स यूज़ करते हैं ना पुराने लोग, तो ये वही वाला बाम है जो जिससे आपको थोड़ी राहत मिले। तो आज आप एले नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सारे वर्ड्स एक बार बोल के देख लो। ये बार बार आएंगे, इंटरचेंजेबली यूज होंगे, कभी मिटिगेट, कभी एस्यूएज, कभी मॉलिफाई। टू एलिविएट राइजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम। एलिविएट करने के लिए या मरहम लगाने के लिए, कम करने के लिए बढ़ती हुई बेरोजगारी को सरकार ने एक स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आज ये वर्ड एले यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड है वैनिटी। वैनिटी देखो वर्ड पता किससे बना है? वेन से और वैक्यूम से। जब आप किसी आदमी को ऐसा घमंड करते हुए देखो, अभिमान करते हुए देखो, जिसमें कोई सब्सटेंस ना हो। मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी कुछ कह देता है एक बार, तो आप सोच लेते हैं चलो ठीक है यार, इसने पढ़ा है हमसे ज़्यादा, कुछ कह दिया होगा, इसको अभिमान होगा अपने, है ना, नॉलेज का। कोई बहुत रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, उसको पैसे का भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे एक ऐसा आदमी, पैसा नहीं है लेकिन फिर भी अभिमान, ना नॉलेज है फिर भी अपने नॉलेज का अभिमान। तो ऐसे खाली नॉलेज को, वैक्यूम वाले अभिमान को, है ना, वैनिटी बोलते हैं। तो वैक्यूम से और वेन से जोड़ कर रख लेना। वेन का मतलब होता है खाली पीली का, और वैक्यूम यानी निर्वात। तो फॉल्स प्राइड और एरोगेंस इज कॉल्ड वैनिटी। वैनिटी इज द क्विक साइंड ऑफ द रीजन। जो वैनिटी है या फिर बिना बात का अभिमान है, वो रीजन का क्विक सैंड होता है। रीजन यानी लॉजिक, क्विक सैंड यानी दलदल, यानी उसमें, इस दलदल में कोई रीजन आपको नहीं मिलेगा जब भी किसी आदमी को वैनिटी के साथ में देखेंगे। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। उसका जो बिना बात का अभिमान था, उसने उसे हमारी हेल्प से दूर रखा, मदद से दूर रखा। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसके लिए। ह्यूब्रिस, हाई हैंडेडनेस एंड कंसीटेडनेस। हाई हैंडेडनेस मतलब आपका हैंड हमेशा हाई रहेगा। जब भी आप किसी से हाथ मिलाएंगे, अपना हाथ ऊपर रखेंगे, यानी आपको बहुत अभिमान है। ठीक है, तो यू विल सी द वर्ड हाई हैंडेडनेस इन द आर्टिकल टुडे। थोड़ा मैं रिलेट करके बता रहा हूँ चीज़ों को, नहीं तो डिक्शनरी में तो आप सीधे भी निकाल सकते थे, याद नहीं होगा उससे। अगला वर्ड अपने पास रिग। रिग का मतलब होता है किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना और उसको अपने हिसाब से बदल देना। जैसे क्रिकेट के गेम में आपने देखा होगा, कुछ लोग बॉल से रिगिंग करते हैं या टैंपरिंग करते हैं। इलेक्शंस में भी रिगिंग का आपने सुना होगा कि, है ना, रिगिंग हुई है, मशीनों को ख़राब किया गया है, वोट्स को गलत से काउंट किया गया है। तो ये रिगिंग, मैनिपुलेशन के सभी जो है कॉन्टेक्स्ट है। अडानी ग्रुप वॉज एक्यूज्ड ऑफ रिगिंग द स्टॉक प्राइसेस ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनीज। अडानी ग्रुप को एक्यूज़ किया गया था रिग करने का, मैनिपुलेट करने का, छेड़छाड़ करने का, अपनी ही कंपनी के स्टॉक प्राइसेस से, अपनी होल्डिंग कंपनीज के। चलिए, रिगिंग को आप टैंपर विद करना भी बोलते हैं। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, बॉल टैंपरिंग उनको पता है ना, ऑस्ट्रेलियंस करते हैं ना,
बॉल को ऐसे घिस घिस के फिर अपने हिसाब से उसको स्विंग करवाना, इन स्विंग आउट स्विंग, तो वो बॉल से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, टैम्पर विद करते हैं। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, सेकंड लास्ट, इनकॉन्ग्रुअस या इनकॉन्ग्रुएंट। ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ प्लेस हो। जैसे इस क्लास में अचानक से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा सोच के देखो, या अचानक से इस क्लास में इंग्लिश में अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो ये काम बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। आप पढ़ने आए थे इंग्लिश और यहाँ पे भूगोल पढ़ाने लगे आपको, तो उल्टा हो जाएगा ना। तो वहाँ ऐसी चीज़ों के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। आज अ ह्यूज शॉपिंग मॉल इन द मिडल ऑफ अ विलेज लुक्ड इन कांग्रेस। एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल गांव के बीच में आउट ऑफ प्लेस या इनकम्पैटिबल सा लगता है, गलत वक्त पे गलत चीज़ आपको दिख गई। गांव के बीच में बड़ा सा शॉपिंग मॉल नहीं जमेगा ना। चलिए, तो नहीं जमने वाली चीज़ को अनफिटिंग, इनकंसिस्टेंट या मिसप्लेस्ड भी बोलते हैं। मिसप्लेस्ड का मतलब खोया हुआ भी होता है। मेरी गाड़ी की चाबी खो गई तो आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज़, है ना, या माई कीज़ आर मिसप्लेस्ड समवेयर, वो वाला मीनिंग भी है मिसप्लेस का। लेकिन अगर आप गलत वक्त पे गलत जगह पे हैं तो भी आप मिसप्लेस्ड हैं। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा तब आपको डिटेल में करवाएंगे। लास्ट वर्ड आपको दे रहा हूँ, एज ए फॉरेन वर्ड है, आज की क्लास में नहीं है, आमा मैटर। देखिए, इस फॉरेन फ्रेज का मतलब होता है वो स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से आपने पढ़ाई की। मैटर मतलब माँ, आमा का मतलब है नर्चर, जो है न्यूट्रिशन, है ना, किसी को पोषण देना, न्यूट्रिशन देना, नर्चर करना, आमा। जिस कॉलेज ने या जिस माँ ने आपको नर्चर किया है, कॉलेज भी तो माँ की तरह ही है ना, स्कूल जो आपको इंटेलेक्चुअली नर्चर करता है, उसको आमा मैटर बोलते हैं। याद रखना, ब्रेक करके बता रहा हूँ, माँ से और नर्चर करने से। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस मैग्नेट्स ऑफ्टन डोनेट टू एंड पेट्रोनाइज देयर आमा मैटर्स। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस मैग्नेट से होते हैं। मैग्नेट का मतलब समझते हो, बड़ा आदमी बिजनेस की दुनिया में, टाइकून बोल सकते हैं इसको। तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति और बिजनेस मैग्नेट्स, अक्सर वो डोनेट करते हैं और पेट्रोनाइज करते हैं अपने कॉलेज या स्कूल को जहाँ से वो पढ़ के आए थे। आमा मैटर। चलिए, पेट्रोनाइज का मतलब होता है किसी के सर पे हाथ रख देना, उसका पेट्रन बन जाना। फाइनेंशियल टर्म्स में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। व्हेन यू आर पेट्रन टू समबडी, आप उस आदमी को फंड कर रहे हैं, उसके सारे खर्चे उठा रहे हैं, है ना, इस तरीके से आप यूज़ करें। चलिए, वो गैब आज हैवी है, आर्टिकल बहुत आसान था। लास्ट वर्ड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे पता है बहुत कम बच्चों को पता होगा। जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले थे वो तो आपका आमा मैटर है, ये तो मैंने मान लिया, समझ लिया आपने भी। लेकिन अब उस स्कूल के लिए आप क्या हैं? जहाँ से आप पढ़ के निकले वो तो आपका आमा मैटर हो गया, लेकिन उस स्कूल के लिए आप क्या हैं, है ना। चलिए बताना, बहुत अच्छा वन वर्ड है, कमेंट्स में डालोगे, जिनका सही होगा मैं हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोग देख पाएँ सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। समरी ये है जी, अभी अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर इलेक्शन जो हुए चंडीगढ़ में, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उसमें। आपने देखा होगा कि वो बटन दबाए जा रहे हैं और सब, है ना। उसके बाद कोर्ट केसेस की कार्रवाई हुई और कोर्ट ने अल्टीमेटली सारी फुटेज को एक प्राइवेट इंडिविजुअल को देने का फैसला किया और इलेक्शन कमीशन को बोला कि सारी इलेक्शन की जो फुटेज है बूथ की, ये आप शेयर करो। इसके बिल्कुल बाद सरकार हरकत में आ गई। सरकार को लगा यार इससे तो क्या होगा, सारे इलेक्शन, हर आदमी आ जाएगा, इलेक्शन की जो है फुटेज मांगेगा, है ना। तो सरकार ने कानून बना दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, और इलेक्शन कमीशन के जरिए ही इस कानून को डिक्लेयर भी करवाया। कानून ये है कि कुछ खास डॉक्यूमेंट्स को छोड़ करके अब इलेक्शन कमीशन, चाहे आप कोर्ट में चले जाओ फिर भी आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा इलेक्शन से जुड़ा हुआ। कौन आया, कब गया, है ना, ये सब, कितनी भीड़ थी, क्या वहाँ पे व्यवस्था थी, बेसिकली फुटेज को देने से अब आपको मना कर दिया गया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि डेमोक्रेसी में आगे जाने की जगह हम पीछे आ रहे हैं। जब ट्रांसपेरेंसी की डिमांड होती है तो ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, ना कि जो मिली हुई थी उसको भी छीन लेना चाहिए। जाने अनजाने इलेक्शन कमीशन अपनी ही क्रेडिबिलिटी पे चोट मार रहा है, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारना समझते हैं ना। चलिए, आज की टोन है स्केप्टिकल, स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन के एक्शंस को लेकर के। चलिए अब शुरू करेंगे आर्टिकल को। स्केप्टिसिज्म तब होगा जब आप किसी की बात पे भरोसा ना करो, आपको लगे यार ये कुछ गलत इंटेंशन से हो रहा है, स्केप्टिक टोन में लिखा जाता है। कह रहे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ECI's explanation on December 24 in response to the Congress party's charges regarding voter turnout data in the recent assembly elections is unlikely to allay growing concerns regarding the integrity of the election process। कह रहे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सप्लेनेशन है, जो इनकी सफाई है, जो इन्होंने बयान दिया है। अच्छा, किस चीज़ पे दिया है भाई? ऑन लगा के बता रहे हैं। कह रहे जी भाई साहब, ये बयान दिया गया है
दिसंबर 24 को, और ये दिया गया है इस रिस्पॉन्स में, इस प्रतिक्रिया में जो है कांग्रेस पार्टी के चार्जेस का या फिर आरोपों का। अच्छा, चार्जेस क्यों लगाए भाई कांग्रेस पार्टी ने? ये चार्जेस थे रिगार्डिंग यानी जुड़े हुए वोटर टर्नआउट डेटा से। टर्नआउट मतलब हाजिरी, कितने लोग टर्न आउट हुए, हाजिर हुए। वोटर टर्नआउट यानी वोटर कितने आए। तो वोटर डेटा की या वोटरों की हाजिरी को लेकर के जो कांग्रेस ने आरोप लगाए थे उसके रिस्पॉन्स में, और ये डेटा आया था रीसेंट असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा के चुनावों में। कह रहे ये एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये अनलाइकली है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि ये अले करे या फिर नरम बनाए या फिर मरहम लगाए बढ़ते हुए कंसर्न्स या चिंताओं पे जो जुड़े हुए हैं रिगार्डिंग है इंटेग्रिटी से या गरिमा से हमारी इलेक्शन प्रोसेस के। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ आरोप लगाया और उसके सामने इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और जो डेटा मांग रहे हैं वो हम नहीं देंगे, तो ये जो काम इलेक्शन कमीशन ने किया ना, इससे कंसर्न्स कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। ये आरोपों को और ज़्यादा मजबूती मिली। समझ गए? एक्सप्लेनेशन यानी सफाई किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। इसकी वर्ब क्या है? इज। एक्सप्लेनेशन इज अनलाइकली टू अले। अले, बाम, एमिलिरेट, स्पेसिफाई, मॉडिफाई, किसी चीज़ को नरम बनाना, याद है ना वर्ड। टर्नआउट डेटा यानी हाजिरी का डेटा। वोटर टर्नआउट यानी कितने वोटर्स आए। स्टूडेंट टर्नआउट यानी कितने स्टूडेंट्स आए, ठीक है। तो इस वर्ड को आप हाजिरी से जोड़ के रखें। इंटेग्रिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर की गरिमा, वो चीज़ कितनी सही है ना, मॉरली, एथिकली, तो वो इंटेग्रिटी होती है। चलिए, कह रहे जी इट वॉज ऑन December 20 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ECI दैट द सेंटर हैड अमेंडेड द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू पोल डॉक्यूमेंट्स। कह रहा जी हुआ ये दिसंबर 20 को, इट वॉज ऑन December 20, दिसंबर 20 को ये हुआ, और ये हुआ रिकमेंडेशंस पे या फिर सुझाव पे इलेक्शन कमीशन के, कि सेंटर ने अमेंड कर दिया था या फिर संशोधित कर दिया या बदल दिया कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को, इलेक्शन को करवाने के नियमों को। और क्यों बदला? ताकि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, रोका जा सके लोगों की पहुंच को या एक्सेस को पोल डॉक्यूमेंट्स तक, चुनाव के कागजों तक। तो ये हुआ 20 दिसंबर को। इलेक्शन कमीशन ने सरकार को बोला कि आप एक नया कानून बनाओ और ऐसा लिख दो उसमें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से शेयर नहीं करेंगे, चाहे उसको कितना भी शक हो हम पे। तो ये हुआ दिसंबर 20 को। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक्सेप्ट फॉर दोज, छोड़ करके उन डॉक्यूमेंट्स को, दैट आर स्पेसिफिकली मैंशनड इन दैम, जो कि खास तौर पे मैंशन है इन रूल्स में। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख दिए कि बोले ये मांगोगे तो दे देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स तो दे देंगे, इनको छोड़ो, इसके अलावा कोई और मांगा फिर वो नहीं देंगे, है ना। फुटेज मांगोगे तो फुटेज नहीं मिलेगी, जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, एविडेंस होता है। तो इन्होंने इस तरीके से दिसंबर 20 को एक रूल बना दिया और एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उस रूल में लिख दिए जो मिल सकते हैं और बाकी के उसके अलावा ना मिले। इट की वर्ब है वॉज, इट वॉज इन दिसंबर 20 को ये हुआ। सेंटर की वर्ब है हैड अमेंडेड, दैट की वर्ब है आर मेंशन्ड, दैट आया है दोज के लिए, दोज आया है डॉक्यूमेंट्स के लिए। कनेक्टेड है सब कुछ, चेन के जैसे। कह रहे द ECI हैज़ ऑल्सो सेड इट डज नॉट वॉन्ट टू शेयर CCTV फुटेज ऑफ द बूथ। कह रहे ECI ने यह भी कहा है या कह चुकी है कि यह नहीं चाहता है CCTV फुटेज को बूथ की शेयर करना। और क्यों नहीं करना भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है साइटिंग प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी रीजंस, साइट करते हुए, हवाला करते हुए निजता, प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स का, सुरक्षा की चिंताओं का। तो फुटेज तो है इनके पास, लोगों को शक भी है, लेकिन ये कहते हैं हम नहीं देंगे, इससे देश की इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचता है। चलिए, ECI की वर्ब है हैज सेड, इट की वर्ब है डज नॉट वांट टू। साइट करना, हवाला देना, किसी चीज़ को रेफर या कोट करना। कह रहे जी दिस चेंज इन रूल्स हैपेंड आफ्टर द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट डायरेक्टेड द ECI टू शेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू हरियाणा असेंबली इलेक्शंस। कह रहे ये हुआ कैसे सारा बदलाव अचानक से 20 दिसंबर को? कह रहे ये दिस चेंज जो है ना, ये बदलाव जो है, इट हैपन्ड, ये हुआ जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, ऑर्डर दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो शेयर करे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हरियाणा असेंबली इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, और जिसमें क्या शामिल है, जिसमें शामिल है CCTV फुटेज, और शेयर किया जाए एक प्राइवेट सिटीजन से, एक आम आदमी से। तो ये बदलाव जो है इस घटना के बाद, हरियाणा कोर्ट के कहने के बाद आया है। चलिए, दिस चेंज ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और हैपेंड इसकी वर्ब है, ये चेंज हैपेंड आफ्टर दिस हैपेंड। हाई कोर्ट की वर्ब है डायरेक्टेड। कह रहे जी द कोर्ट रूल्ड दैट दिस वाज परमिसिबल अंडर 93(2) ऑफ द रूल्स।
कोर्ट ने ये रूल किया, ये फैसला दिया कि ये सब कुछ परमिसिबल था, इस सब की चीज़ की इजाज़त है सारे डॉक्यूमेंट शेयर करने की। जो है 93(2) जो रूल है कोड ऑफ इलेक्शन का, उस रूल्स के अंदर कह रहे जी विच अलाउड पब्लिक एक्सेस टू ऑल पेपर्स विच वर नॉट स्पेसिफिकली बार्ड। और ये वही रूल है जो अलाउ करता था पब्लिक के एक्सेस को, आम आदमी की पहुंच को सभी कागजात तक जो कि बार्ड नहीं थे, खास तौर पे स्पेसिफिकली जिनको खास करके लिखा नहीं गया था कि ये नहीं देंगे। तो 93(2) में ये लिखा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कोई भी आदमी इलेक्शन कमीशन से ले सकता है। नाम दे देते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के जो हम आपको नहीं देंगे, वो बहुत कम होंगे, छोटी सी लिस्ट होगी उसके अलावा। तो कोर्ट ने भी ये बोला कि ठीक है, सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं उस लिस्ट में जिसको बार किया गया है, तो जरूर हमें फुटेज उस आदमी को दे देनी चाहिए जिसने मांगी है। चलिए, कोर्ट की वर्ब है रूल्ड। जब भी कोर्ट रूल करती है तो वो कोई फैसला सुनाती है, डिक्री देती है। दिस की वर्ब है वॉज। विच की वर्ब है अलाउड, विच आया है रूल्स के लिए 93(2). चलिए, विच आया है पेपर्स के लिए, विच की वर्ब है वर नॉट बार्ड। बार करना, रेस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ पे पाबंदी लगाना। कह रहा है द अमेंडेड रूल नाउ सेज दैट ओनली दोज पेपर दैट आर स्पेसिफाइड इन इट आर ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी और इंस्पेक्शन। अब नया जो रूल आया है वो अब ये कहता है कि सिर्फ वही कागज़ जिनके नाम हमने लिखे हैं, जो स्पेसिफाइड हुए हैं इस रूल में, वो ओपन है पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए। समझ गया? तो पहले कानून क्या था कि ये 5 कागज़ को छोड़ के कोई भी ले जाओ। अब कानून क्या बना, इन 5 कागज़ के अलावा कुछ और मत मांगना। इस तरीके से कानून उल्टा कर दिया, औंधा कर दिया। अमेंडेड रूल की वर्ब है सेज पेपर्स की वर्ब है आर, दैट आया पेपर्स के लिए, दैट की वर्ब है आर स्पेसिफाइड। कह रहा है जी फॉर एन इंस्टीट्यूशन दैट इज सो सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड येट फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू इट्स क्रेडिबिलिटी, लेस सीक्रेसी एंड मोर ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी द वे फॉरवर्ड। कह रहा है जी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ईसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, इंस्टीट्यूशन ही तो है। कह रहा है जो कि इतना सेंट्रल है, इतना सेंटर स्टेज में है, इंपॉर्टेंट है हमारी फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेसी की, हमारी लोकशाही के कामकाज के लिए। कह रहा है ईसीआई जैसे एक इंस्टीट्यूशन के लिए ना, कह रहा है, और जो येट फिर भी फेस कर रहा है, सामना कर रहा है ऐसे चैलेंज का जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो पहले हुआ ही नहीं। अनप्रेसिडेंटेड यानी जिसकी कोई मिसाल ना हो, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी भरोसेमंदी के लिए। कैसा ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज बहुत ज़्यादा जूझ रहा है अपनी भरोसेमंदी को बनाए रखने के लिए। कह रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए ना, लेस सीक्रेसी एंड मोर ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी द वे फॉरवर्ड। कम से कम सीक्रेसी हो और ज़्यादा पारदर्शिता हो, यही वे फॉरवर्ड होने चाहिए, यही आगे का रास्ता होने चाहिए। भाई आप पे अगर कोई शक कर रहा है तो आप उस शक को दूर करोगे या उस शक को बढ़ाओगे? अगर आप सच्चे हो तो उस शक को दूर करोगे। तो आप इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो डेमोक्रेसी के कामकाज के लिए और आप पे इतना शक हो रहा है जितना कभी इतिहास में नहीं हुआ इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में, तो आपको आगे बढ़ते हुए अपनी सीक्रेसी को उठा के ट्रांसपेरेंसी को लाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। चलिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, लंबा भी था। दैट आया है फॉर एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ईसीआई की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन की। दैट की 2 वर्ब्स हैं, दैट इज सेंट्रल टू द डेमोक्रेसी एंड दैट इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। इज यहाँ पे अंडरस्टूड है, पहले ऑलरेडी आ चुका है तो दूसरी बार नहीं लिखा। अनप्रेसिडेंटेड आपको मैंने बता दिया, जिसका कोई प्रेसिडेंस ना हो, मिसाल ना हो, हिंदी में बोलते हैं अभूतपूर्व, अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, है ना। चलिए, कह रहा है जी सैडली द ईसीआई इज फॉलिंग शॉर्ट ऑन दिस काउंट। सैड बात यह है कि ईसीआई फॉल शॉर्ट कर रहा है या पूरा खरा नहीं उतर रहा है इस काउंट पे या इस कॉन्टेक्स्ट पे। भाई काउंट का मतलब होता है गिनती, ये सारी गिनतियाँ ही तो है ना ईसीआई के खिलाफ। पहली गिनती ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, दूसरा इस गिनती में आता है ईसीआई कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे खतरा हो रहा है। कह रहे अगर इस काउंट पे देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ईसीआई फॉल शॉर्ट ऑन कर रहा है, खरा नहीं उतर पा रहा है। और क्या कर रहा है, एंड डैमेजिंग इट्स ऑन क्रेडिबिलिटी, और अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंदी, डैमेज करना, चोट पहुंचाना। चलिए, फॉल शॉर्ट ऑन करना, किसी चीज़ पे खरा ना उतरना, जो आपने कह दिया उसको पूरा ना कर पाए। बढ़े आगे, उतना इजी लगा नहीं मुझे पढ़ाने में, पहले मैं खुद पढ़ रहा था, मुझे लगा था ये फटाफट हो जाएगा, सेंटेंसेज लंबे हैं थोड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है एलिगेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग ऑफ वोटिंग मशीन्स आर मिसप्लेस्ड एंड मिसगाइडेड। जो भी एलिगेशंस आई हैं या आरोप लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग के, टेम्परिंग यानी छेड़छाड़, मैनिपुलेशन, रिगिंग, और वोटिंग मशीन आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हो रही है, ईवीएम्स की। कह रहा है ये सारे एलिगेशंस जो कांग्रेस पार्टी लगाती रहती है वो सभी के सभी मिसप्लेस्ड हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, हवा में तीर हैं।
मिसप्लेस्ड याद है ना आपको, जो गलत जगह पे गलत वक्त पे हो, जिसका कोई काम ना हो। तो ये सारे एलिगेशंस गांव में रखे हुए उस शॉपिंग मॉल की तरह हैं। और कह रहा है दूसरा, ये मिसगाइडेड भी हैं, ये बरगलाने वाले भी हैं। कह रहा है लेकिन फिर भी, बट लेकिन, कंसर्न्स रिगार्डिंग द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस आर वैलिड। बीच में डैश से डैश का सारा जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, मत पढ़ो, बाकी सेंटेंस पढ़ लो, ये बाद में ऐड करेंगे। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। सारे एलिगेशंस जो इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग के लगते हैं मोदी सरकार पे वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ के, कह रहे हैं ये सारे के सारे मिसप्लेस से लगते हैं, हवा में तीर लगते हैं, बिल्कुल है ना, एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और मिसगाइडेड भी लगते हैं, गलत तरीके से सोचे हुए और समझे हुए लगते हैं। कह रहे हैं लेकिन फिर भी जो ये चिंताएं हैं इलेक्शन को करवाने के ढंग को लेकर के, वो सारी चिंताएं बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इलेक्शन करवाने के ढंग में क्या क्या शामिल है, ये सब चीज़ें शामिल है। पुलिस हाई हैंडेडनेस, पार्टीशनशिप ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वोटर सप्रेशन थ्रू वेरियस मीन्स। ये सारे ढंग ये हैं कि कभी कभी पुलिस की हाई हैंडेडनेस देखोगे आप, पुलिस बहुत ज़्यादा अभिमानी हो जाएगी, है ना, आपको आपके अधिकार को एक्सेस नहीं करने देगी। कभी कभी आप पार्टीशनशिप देखेंगे या एक तरफा एक्शन देखेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। वहाँ के आईएएस हैं जो, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं, इलेक्शन कमीशन है जो, कभी कभी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी एक कैंडिडेट के खिलाफ झुक जाएगा, वन साइडेड होकर के पार्टीशनशिप दिखाएगा। और कभी कभी वोटर का सप्रेशन होगा, वोटरों का दबाया जाएगा अलग अलग जरियों से, है ना, उनको डरा के धमका के वोट नहीं करने देना। तो ये सब चीज़ें जो कंसर्न है ये वैलिड है, समझ गए। एलिगेशंस की वर्ब है, एलिगेशंस की वर्ब है आर। अच्छा, कंसर्न्स की वर्ब है आर, कंसर्न्स आर वैलिड। हाई हैंडेडनेस आपको मैंने बता दिया, पार्टीशनशिप होती है, ठीक है ना, एक तरफ आप झुके हुए हैं, फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं। मिसप्लेस्ड, इनकॉन्ग्रुएंट, आउट ऑफ प्लेस, बिल्कुल गांव में रखा हुआ शॉपिंग मॉल। चलिए लंबे सेंटेंसेस। कह रहा है जी दे रिक्वायर अ थोरो एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। ये सारे कंसर्न्स रिक्वायर करते हैं एक थोरो यानी डिटेल्ड और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को। इम्पार्शियल यानी पार्टीशनशिप का बिल्कुल उल्टा, निष्पक्ष, एक निष्पक्ष जांच की इन सब के लिए जरूरत है। कह रहा है ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज द ड्रामेटिक राइज इन वोटर टर्नआउट इन द फाइनल फिगर्स। कह रहा है खास कंसर्न की जो चीज़ है, खास चिंता की जो चीज़ है वो है बढ़ता हुआ राइज। ड्रामेटिक यानी एकदम होने वाला, ड्रामा के जैसा। ड्रामा में क्या होता है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना, तो वैसे ही ड्रामा की तरह जो राइज आया है, उछाल आया है वोटर के टर्नआउट में फाइनल फिगर्स में। भाई आपने शुरू में देखा कि इतने वोटर्स ने शाम तक जो है इलेक्शन वोटिंग किया, और अगले दिन आप देख रहे हो कि उसमें 20-30% बढ़ गया। तो ये सबसे कंसर्न की बात यही है कि ये लास्ट में बढ़ कैसे जाता है, और ये किसके मुकाबले, कंपेयर टू व्हाट वाज अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ पोलिंग टाइम। कंपैरिजन में जो अनाउंस किया गया था पोलिंग टाइम के एंड पे। और कह रहे हैं विच इज़ नोटिस्ड इन रीसेंट इलेक्शंस, जो देखा भी गया हाल के कुछ चुनावों में। नोटिस्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, समझ गए। इन्वर्टेड सेंटेंस है ये। राइज इन वोटर टर्नआउट इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यह सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था। इसने क्या लिख दिया, ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज द ड्रामेटिक राइज इन वोटर टर्नआउट। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इसको करने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी कभी कभी आप अपनी बात को और क्लियर करने के लिए, अपनी बात को और इफेक्टिवली लिखने के लिए आप इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी अपनी बात को और इफेक्टिवली और दमदार तरीके से लिखने के लिए आप वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज से सेंटेंस को शुरू करके। याद रखना, प्रेपोजिशनल फ्रेज या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। हर जगह मत करना, हर जगह नहीं होता ये। वट की वर्ब है वॉज अनाउंस्ड। चलिए कह रहा था ECI may well be right in saying that voters who are in queue at the closing hour get recorded only in the final figures। कह रहा जी ECI इस मामले में सही भी हो सकती है कहने में इस बात को, इन सेइंग कि जो वोटर्स क्यू में होते हैं या फिर लाइन में होते हैं, कतार में होते हैं, क्लोजिंग आवर में, वो रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ फाइनल फिगर्स में या लास्ट फिगर्स में। तो 6 बजे वोटिंग हुई क्लोज, मान लो 5 बजे, लेकिन कुछ लोग अभी कतार में थे तो वोटिंग तो क्लोज हो गई, लेकिन कतार वालों की वोटिंग तो भी बाकी है ना, तो 5 बजे वाली फिगर में वो नहीं आएंगे, बाद में आएंगे तो बढ़ जाएगी फिगर। तो ये बात भी ECI की मानने लायक तो है ही। चलिए ECI की वर्ब है मे वेल बी। वोटर्स की वर्ब है गेट रिकॉर्डेड। वोटर्स गेट रिकॉर्डेड ओनली इन द फाइनल फिगर्स, और वोटर्स के लिए ही आया है हु, और हु की वर्ब है आर, हु आर इन क्यू। क्यू का मतलब होता है कतार, लाइन, पंक्ति।
इसको लिखा भी क्यों जाता है और बोला भी क्यों जाता है, क्यों। आप इसको खाली खाली क्यों बोल दोगे ना तो ये आगे वाली लाइन पूरा जो है प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा इसमें। कह रहा है बट द ईजिएस्ट एंड परहैप्स द मोस्ट क्रेडिबल वे टू एस्टैब्लिश दिस क्लेम इज़ टू अलाउ वाइड इंस्पेक्शन ऑफ द रिलेवेंट वीडियो फुटेज। कह रहा है लेकिन सबसे आसान और शायद सबसे भरोसेमंदी वाला तरीका जो है इस बात को, इस क्लेम को इस्टेब्लिश करने का, दावे को सही प्रूव करने का, वो है कि आप अलाउ करें बड़े स्केल पे इंस्पेक्शन को रेलेवेंट वीडियो फुटेज का जो उस बूथ की आपने ली है। फुटेज को दिखाओ तो इस बात से हम अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलिए वे सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, वर्ब है इसकी इज़। क्रेडिबल यानी जो जिस पे भरोसा है आपको, इनक्रेडिबल यानी जो भरोसेमंदी के लायक ना हो, है ना। क्रेडिबल यानी पॉसिबल, इनक्रेडिबल यानी क्वाइट इम्पॉसिबल। कह रहा जी द ECI हैज़ एक्सप्लेन दैट द कैंडिडेट्स हैव एक्सेस टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। ECI ने यह भी एक्सप्लेन किया कि जो कैंडिडेट होता है, जो चुनाव में खड़ा होता है, जीते या हारे, उसके पास एक्सेस होता है सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और रिकॉर्ड्स का। एंड नथिंग हैज़ बीन अमेंडेड इन द रूल्स इन दिस रिगार्ड। और कोई भी चीज़ अमेंड नहीं की गई है इन रूल्स में इस बारे में। तो ये रूल सिर्फ आम आदमी के लिए हैं। अगर आप चुनाव में खड़े हुए हैं तो आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन दी ही जाएगी, आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। तो इस रूल में आम आदमी को छोड़ करके बाकी सब के लिए, यानी चुनाव के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस उनको पहले के जैसा ही दिया जाता रहा है ना। ECI की वर्ब है हैज़ एक्सप्लेन्ड, कैंडिडेट्स की वर्ब है हैव, और नथिंग की वर्ब है हैज़ बीन अमेंडेड। कह रहा है जी इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ इट्स ऑफिशियल्स विल डील with request from candidates for records including video footage। कह रहा है अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कैसे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं डील विद करेंगे या सामना करेंगे या जूझेंगे उन सारी रिक्वेस्ट का जो कैंडिडेट्स की तरफ से आती हैं रिकॉर्ड्स के लिए, जिसमें शामिल भी है वीडियो की फुटेज। कह रहा है वाइल द पब्लिक विल फेस अ डिफ़ॉल्ट डिनाइल इन मोस्ट केसेस, जबकि पब्लिक जो है वो फेस करेगी एक डिफ़ॉल्ट डिनाइल को या मना को सारे केसेस में, ज़्यादातर केसेस में। डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको मना ही है, आप तो मांगो ही मत। अगर आप चुनाव में खड़े नहीं हुए थे, सिर्फ वोटर हो, तो आपको तो मिलेगा ही नहीं। तो कह रहा है अब ये बड़ा अनक्लियर है कि किसको मिलेगा। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ तो मुझे मिल जाएगा वीडियो फुटेज और पब्लिक को नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा। मैं खड़ा होकर के मैं ही पब्लिक को दे दूँ आपसे लेके, तो फिर क्या होगा। चलिए इट की वर्ब है रिमेन्स, ऑफिशियल्स की वर्ब है विल डील, पब्लिक की वर्ब है विल फेस। कह रहा है द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट्स आर वीक। कह रहा है इसलिए ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं। और क्यों। इफ़ कैंडिडेट्स कैन एक्सेस रिकॉर्ड्स एनीवे, अगर कैंडिडेट्स को वो रिकॉर्ड मिल ही जाएंगे, वो एक्सेस कर ही सकते हैं। फिर सिक्योरिटी कैसे हुई, मैं ही इलेक्शन में खड़ा हुआ, ECI से वीडियो फुटेज लिया और यूट्यूब पे डाल दिया, सब ने देख लिया, तो फिर ECI सबको देखने से तो मना कर रही है, तो ये आर्गूमेंट तो वीक हो गया ना। सबके लिए बंद हो या तो वो तो और भी गलत बात है, होना भी नहीं चाहिए, पर आर्गूमेंट जो है वीक है। चलिए आर्गूमेंट्स की वर्ब है आर, कैंडिडेट्स की वर्ब है कैन एक्सेस। चलिए जीरो कंडीशनल बना हुआ है यहाँ पे, आर्गूमेंट्स आर वीक इफ़ कैंडिडेट्स कैन एक्सेस। ठीक है ना, जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है। जब जब गर्मी आती है तो बर्फ़ पिघलने लगती है ना। जब जब हम जो भी कुछ करते हैं ऐसा होता है, मतलब फ्यूचर ना हो जिसमें प्रेजेंट में ही दो घटनाएं हो रही हों, एक साथ में हो रही हों, एक दूसरे से जुड़ी हुई, तब आप यूज़ करते हैं जीरो कंडीशनल का। कंडीशनल की क्लास में अच्छे से किया हुआ आपने ये। इन इफेक्ट द चेंज इन रूल्स डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कह रहा है जी इफेक्ट में देखें या असर देखें तो इन रूल्स में जो चेंज है ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। कह रहा है दैट द ECI सेज इट डज, जो कि ECI कहता है कि ये कर रहा है, और किसके सिवा, अदर देन या सिवा टाइम एंड एफर्ट के। तो टाइम एंड एफर्ट ECI का बचेगा, सब हर आदमी तो कुछ मांग नहीं सकेगा इलेक्शन कमीशन से, बस यही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कही गई कोई भी समस्या का इलाज इस रूल से चेंज से नहीं आ रहा। बहुत आसान सेंटेंसेज है, इसलिए फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, ज़्यादा अपने को टाइम नहीं लगाना है। जब चीज़ें आसान हो तो पढ़ो और आगे बढ़ो। चेंज की वर्ब है डज नॉट सॉल्व, ECI की वर्ब है सेज, इट की वर्ब है डस। कह रहा है एंड इट हैज़ रेज्ड मोर क्वेश्चंस अबाउट द ECI's इंटेंशंस। कह रहा है प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, इस चीज़ ने सवाल खड़े कर दिए, और सवाल ECI की इंटेंशंस या इरादों को लेकर के। रेज करना यानी खड़ा करना। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको देखो, फिर अपने क्विज पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये है जी, राइज और रेज दो अलग अलग वर्ब्स हैं, दोनों के अलग यूजेस हैं और दोनों अलग अलग फॉर्म्स में चलती हैं। राइज रोज रिजन, रेज रेज रेज्ड, राइज की राइजिंग और रेज की रेजिंग।
फॉर्म्स याद कर लेना, बाकी सब तो आसान है याद करना। फॉर्म्स अगर याद नहीं होंगी तो ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। राइज, रोज, रीजन, रेज, रेज्ड और रेज्ड। राइज का मतलब होता है उठ खड़े होना, रेज का मतलब होता है उठा देना। सीट से आप खड़े हुए तो आपने राइज किया, और अगर सीट से आपने अपना हाथ उठाया तो आपने उसको रेज किया। उठाने को भी रेज करना बोलते हैं, फिजिकली किसी चीज़ को आपने उठाया, या फिर आपने किसी चीज़ को बढ़ा दिया, जैसे आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई। या फिर रेज का एक और मीनिंग भी होता है किसी की परवरिश करना, पालना पोसना, जैसे बच्चों को माँ बाप रेज करते हैं। तो रेज के तो कई मीनिंग्स हैं, राइज का मीनिंग है उठ खड़े होना। तो याद रखेंगे जब भी आप खुद उठ खड़े हो रहे हैं तो राइज का इस्तेमाल करना है, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आप ही खड़े हो रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं और आप ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन रेज में हमेशा किसी चीज़ को आप उठाएंगे, बढ़ाएंगे, और उसको ऑब्जेक्ट बना के आपको लिखना होगा। टेक्निकली आपने समझा। अब क्वेश्चंस देखो जो एग्जाम में देखते हो आप, बैंकिंग, एसएससी में। एज स्मोक रेज्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, समवन कॉल्ड अप द लोकल फायर डिपार्टमेंट। जैसे ही धुआं उठा, उठ खड़ा हुआ या उठा बिल्डिंग से, किसी ने कॉल कर दिया लोकल फायर डिपार्टमेंट को। उठा क्या है यहाँ पे? धुआं। धुआं क्या है? सब्जेक्ट भी है। जब सब्जेक्ट ही उठ गया तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो है नहीं, ऑब्जेक्ट दिया भी नहीं हुआ। तो इस केस में बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, उठने वाली वर्ब, राइज का इस्तेमाल करना होगा, और सेकंड फॉर्म लगेगी V2 में, एज स्मोक रोज फ्रॉम द बिल्डिंग। समझ पाए? बहुत आसान है। कितना आसान है देखो, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। जब कोई चीज़ खुद उठ खड़ी हो रही है, वही सब्जेक्ट बनी हुई है, तो राइज वर्ब लगाओ, V1, V2, V3 जो भी जरूरत हो आपको। रेज वर्ब नहीं लगा सकते आप इस केस में। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइज ओनली रेलिवेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर्स। सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो उठाएं, उठ खड़े करें सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस को, सही सवालों को लेक्चर के दौरान। अब यहाँ पे उठाया जाएगा किसी चीज़ को, और यहाँ पे राइज वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया है रेलिवेंट क्वेश्चंस। क्या उठाया जाएगा भाई? कैंडिडेट खुद नहीं उठेगा, क्वेश्चंस उठाएगा, किसी चीज़ को उठाया जा रहा है। तो आर रिक्वेस्टेड टू राइज नहीं, आर रिक्वेस्टेड टू रेज। इजी। चलो एक और सिंपल वाला कर लेते हैं। सन राइजेस या सन रेजेज इन द वेस्ट। सूरज उगता है या उठता खड़ा खड़ा होता है वेस्ट में। अब वैसे वेस्ट में तो नहीं होता, ईस्ट में होता, तो ईस्ट लिख दूं और द निकाल दूंगा। द ईस्ट का मतलब होता है सभी पूर्वी देश, जापान, कोरिया, थाईलैंड, बैंकॉक, इनकी बात नहीं हो रही। द ईस्ट मतलब पूर्वी देश, द वेस्ट मतलब पश्चिमी देश। तो वो द लगाने से मैं, समझ गए ना, दिशाओं की बात ना करके कंट्रीज़ की बात करने लगूंगा। निकालो इस द को। सन रेजेज इन ईस्ट। सूरज उगता है ईस्ट में। उगता तो है लेकिन रेज नहीं होता, खुद से उठ खड़ा होता है, खुद ही उगता है। सनी सब्जेक्ट है, सनी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा राइजेज इन द ईस्ट। चलो, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से आपने लॉजिकली समझा होगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, अगर समझ पाए तो इस क्वेश्चन में आपको 2 एरर्स मिलेंगी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स रॉज हिज हैंड एंड रेज फ्रॉम हिज सीट एंड आस्क्ड ए क्वेश्चन। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और एक सवाल उसने पूछा। क्या लगाऊं यहाँ पे? रोज, रेज, जो भी लगाना है ठीक से लगाने की कोशिश करो। रैप अप करेंगे क्लास को। इस लास्ट क्वेश्चन को सभी को अटेम्प्ट करना है कमेंट्स में, बहुत आसान है, खुद से करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए क्विज पे आए अब। जस्ट ए मिनट। सबसे पहले क्लोज टेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 6 मैंने आपको दिए हैं वर्ड्स, और 6 में से कोई 3 वर्ड्स यहाँ फिट होंगे इन 3 ब्लैंक्स में। अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे लड़के और लड़की की तरह वीडियो को पॉज करो और इस क्लोज टेस्ट को अपने मॉक टेस्ट की तरह लो और खुद से देखो कौन सा वर्ड कहाँ फिट हो रहा है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना। चलिए मैं अब करवाना शुरू कर रहा हूँ और आई एम होपिंग कि आप सबने ट्राई दिया होगा, ठीक है। द मैनेजर्स डैश लेड हिम टू मैनिपुलेटिंग प्रोजेक्ट डेटा। मैनेजर की जो ये चीज़ थी, जो भी चीज़ थी, वो लीड कर गई उसे प्रोजेक्ट डेटा से छेड़छाड़ करने में। और कैसे? बिलीविंग ही कुड ईजिली एम्यूलरेट एनी फॉल आउट। बिलीव करते हुए इस चीज़ में कि वो एम्यूलरेट कर सकता है या नर्म बना सकता है किसी भी फॉल आउट को। फॉल आउट होता है जी दुष्परिणाम, कोई गलत काम हो जाए उसके बाद में जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, दोज आर फॉल आउट्स। तो उसको लगा कि यार कोई भी फॉल आउट आएगा इस डेटा से, मैं उसको नरम बनाने के लिए अभी डेटा में मैनिपुलेट कर देता हूँ। तो मैनेजर की कौन सी क्वालिटी की वजह से उसने किया होगा? ऐसा आदमी या तो मूर्खता में करता है या अभिमान में करता है। या तो वो मूर्ख होता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर जाऊँगा, मेरे को कौन पकड़ेगा। तो ये उसका ना तो ह्यूब्रिस था, ना तो क्रेडुलस था, इनकॉन्ग्रुएंट था, इनक्रेडिबल था, ना टेम्पर था। ये था उसका ह्यूब्रिस, हाई हैंडेडनेस, वैनिटी, कंसीटेडनेस, प्राइडनेस, है ना, प्राइड लिख दो आप।
तो मैनेजर का अभिमान जो है उसको इस चीज़ तक ले गया कि वो डेटा तक छेड़छाड़ करने लगा और सोचने लगा कि मैं इस बुरे काम के नतीजों को आसान कर देता हूँ, ईजी बना देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा जी ह्यूब्रिस। ऑलराइट, सेकंड में देखो, कह रहा है हाउ एवर दिस डैश एक्सप्लेनेशंस फेल टू कन्विंस इवन द मोस्ट डैश स्टेक होल्डर्स। कह रहा है जी लेकिन ये जो इस टाइप की एक्सप्लेनेशंस थी जो मैनेजर ने दी डेटा को छेड़ के, वो नाकामयाब रही कन्विंस करने में या भरोसा दिलाने में सबसे इस टाइप के स्टेक होल्डर्स को भी। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतना मूर्खता भरा काम किया है कि आप एक सीधे सीधे आदमी को, सीधे साधे आदमी को भी भरोसा नहीं दिला पा रहे हो, मतलब इतना गलत काम है कि छोटा बच्चा भी आपकी बात देख करके कह रहा है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं। समझ पाए? तो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे वो हो गए जो बहुत ईजिली विश्वास कर लेते हैं लेकिन इस बार नहीं कर रहे। एंड दीज आर क्रेडुलस। याद है ना क्रेडुलस, जो मर्जी बोल दो मान लेंगे। इस बार वो इस ऐसे क्रेडुलस स्टेक होल्डर्स भी जो है ना कन्विंस नहीं हो पा रहे, इतना गलत काम मैनेजर ने किया। और ये एक्सप्लेनेशंस कैसी थी उसकी? उसकी एक्सप्लेनेशंस थी भाई साहब इनक्रेडिबल, भरोसे के लायक ही नहीं थी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। उसने ऐसी छेड़छाड़ की डेटा से और ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जिसको सुनकर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो इनक्रेडिबल एक्सप्लेनेशंस फेल टू कन्विंस इवन द मोस्ट क्रेडुलस स्टेक होल्डर्स, एक्सपोजिंग हिज डिसीट एंड पुअर जजमेंट, दिखाते हुए उसके अंदर के धोखे को और गलत समझ को, पुअर जजमेंट को। थोड़ा सा टेढ़ा होगा, आपको लगा होगा, लेकिन वर्ड्स अगर आपने ठीक से पढ़े हैं तो 3 में से 2 तो कर ही लिए होंगे एटलीस्ट, है ना। आए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है जी ऑथर सजेस्ट करता है ECI का आर्गूमेंट, ये एक्सेस रिड्यूस करने का CCTV फुटेज को, ये बहुत वीक है। ECI ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो बड़ी कमज़ोर है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि जिसकी वजह से ECI की एक्सप्लेनेशन पे भरोसा नहीं हो रहा? अरे वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और फुटेज कैंडिडेट्स को तो देने ही हैं। जब उनके पास जाएगी तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा क्यों बना रहे हो, प्राइवेसी का? जब दे रहे हो तो फिर सबको दो, इसलिए आपका आर्गुमेंट थोड़ा सा वीक है। चलिए लास्ट में कह रहा है जी इस आर्टिकल की टोन को कैसे कैप्चर किया जाएगा ECI की अप्रोच को देख करके ट्रांसपेरेंसी के लिए। स्केप्टिकल, एप्रिशिएटिव, न्यूट्रल या ऑप्टिमिस्टिक। बहुत आसान है क्वेश्चन। एप्रिशिएटिव में आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उसको बड़ा ही करते हैं। न्यूट्रल में आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ऑप्टिमिस्टिक में आपको आशाएं दिख रही होती है। और स्केप्टिकल में आप अपना स्केप्टिसिज्म या डिसबिलीफ दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे टोन जो है स्केप्टिकल है, DCI पे बिलीव नहीं किया जा रहा है आर्टिकल के ऑथर के द्वारा। ठीक है, बी, इसलिए स्केप्टिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल था आज का। चलो लास्ट में आमा मेटर और अंडर हैंडेड, इन दोनों का मीनिंग पूछा आपसे। मैंने आपको हाई हैंडेड करवाया था, इससे 2 वर्ड्स और बनते हैं, अंडर हैंडेड, लाइट हैंडेड, हैवी हैंडेड, हाई हैंडेड, ये 3-4 है ना। वैसे आज की क्लास में मैं करवाना भूल गया ये चारों वर्ड्स को, हाई हैंडेड आपको करवाया। फिर भी जिनको याद हो, अंडर हैंडेड का उल्टा आपको बताना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बहुत बार करवा भी चुका हूँ। अंडर मतलब नीचे, हाथ, हैंडेड मतलब हाथ। टेबल के नीचे से आपका हाथ है, तो किसका हाथ होता है भाई टेबल के नीचे? हिंट मेरे ख्याल काफ़ी है ना। उसका उल्टा आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए कमेंट्स में आंसर डाल दिए हैं लास्ट सारे क्वेश्चंस के। 2 एरर्स मिलेंगी आपको इस लास्ट क्वेश्चन में। पहली इस ऑन वर्ड की वजह से कॉन्सेप्ट कई बार हो चुका है, और दूसरी इस रेज वर्ब के आसपास। आराम से ढूंढो और फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैच करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास पूरी देखी, कैसी लगी? पूरी देखने वाले बच्चे PD लिख दिया करो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो PDI लिख दिया करो। सर पूरा देखा PD और इंटरेस्टिंग लगा, सब कुछ सीख पाया PDI। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, ताकि ऐसे ही आर्टिकल्स को कवर किया जाए जो आपको अच्छे से इंटरेस्टिंग लगते हैं ना, इंटरेस्ट आता है जिनको आप में। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना क्लास को। चलेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।